विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। खेल खत्म हुआ है और कानपुर वाला विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे, जिसकी वजह से 8 पुलिस वालों की हत्या हुई थी एनकाउंटर में, वो उज्जैन में पकड़ा गया है। कानपुर वाला विकास दुबे उज्जैन में पकड़ा गया है और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, ये कहता हुआ आगे बढ़ रहा है। हवाई नहीं, सुनिए क्या कह रहा है। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। कानपुर वाला। हवाई नहीं, मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। हवाई नहीं, खत्म हुआ है और गैंगस्टर विकास दुबे कानपुर वाला उज्जैन में गिरफ्तार हुआ है। तस्वीरें आप उसकी देख रहे हैं। ये वही गैंगस्टर है जिसने 2000 के बाद से ही अपना पूरा अपराध का साम्राज्य बिछाया था उत्तर प्रदेश में, जिस पर अनेकों मामले, अनेकों एफआईआर दर्ज हैं, जिसमें थाने के अंदर एक दर्जा प्राप्त मंत्री की भी हत्या का आरोप है। लेकिन खौफ का कारोबार ऐसा बिछाकर इसने रखा था कि कोई भी इसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं हो रहा था, थाने के अंदर भी मंत्री की हत्या के बावजूद। इससे आप इसके खौफ का अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर शूट आउट की वो रात, जब रात में इसके किले पर, जी हां, मकान नहीं किला था इसका, वहां पर हमला किया गया। 200 से 300 राउंड फायरिंग विकास दुबे के घर से हुई थी पुलिस वालों पर। पुलिस वाले भी बहुत चक्के रह गए थे। बाद में जानकारी आई कि थाने से उसे पूरी जानकारी दी गई थी। वही विकास दुबे उस शूटआउट की रात के बाद से फरार था। लगातार पिछले 6 दिन से पुलिस इसकी खोज में लगी हुई थी, लेकिन अब कानपुर वाला ये विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरफ्तार किया गया है। एक एक करके इसके तमाम गुर्गे पुलिस की गिरफ्त में आ रहे थे या फिर एनकाउंटर में मारे जा रहे थे, लेकिन विकास दुबे पकड़ के बाहर था। अब इस बीच देखिए सियासी जंग भी छिड़ गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कॉल डिटेल से विकास की मिली भगत का पर्दाफाश होगा। किस किस से भागने के बाद विकास दुबे संपर्क में आया, ये तमाम जानकारी सार्वजनिक की जाए। उत्तर प्रदेश से भागा हुआ ये गैंगस्टर बीती रात अचानक खबर गर्म हुई कि शायद दिल्ली एनसीआर में कहीं पर है। राजस्थान में भी होने की खबर बताई गई। फरीदाबाद में एक होटल में गया, लेकिन कानपुर के बाद जिन 3 जगहों पर अब समझ में आ रहा है, ये देखा गया फरीदाबाद में और उसके बाद उज्जैन में जाकर इसकी गिरफ्तारी हुई है। जब ये गिरफ्त में आया पुलिस के, किस तरह से शोर मचा रहा था, कैसे बार बार चिल्ला रहा था। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, सुनिए। कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। जब कुख्यात गैंगस्टर पकड़ा जाता है तो देखिए कैसे वहां पर अपनी पहचान बता रहा है सार्वजनिक रूप से चिल्ला चिल्लाकर।
इस बीच आइए आपको सुनाते हैं, मध्य प्रदेश में से गिरफ्तार किया गया है और वहां पर नरोत्तम मिश्रा मंत्री कैसे इसे मध्य प्रदेश पुलिस की सफल कार्रवाई करार दे रहे हैं। सुनिए। बड़ा हो, हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर, मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है क्या? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। सर, पुलिस ने इनके साथियों को एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है, और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था, और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो। एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है, क्योंकि ग्वालियर चंबल वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। भैया, मैं पीछे वाले गेट पे बैठा था, निर्गम पे जूता स्टैंड है हमारा। आज लड्डू काउंटर चालू करने थे हमारे, तो मैं व्यवस्था के लिए बैठा था। एक महाशय आए, उनके पास बैग था, मेरे तो पूछते कि बैग कहाँ रखूँ मेरा, तो मैंने जूता स्टैंड पर आपने जूता जहाँ रखा उसके ऊपर बैग रख दीजिए रेक में, तो वहाँ से दर्शन करके चले गए। हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो रोड शो चलता है, वो व्यक्ति उनके चारों लोग वॉच कर रहे थे। वॉच में उन्होंने देखा कि शायद ये व्यक्ति विकास तो हो सकता है, क्योंकि इसे पैर में लचक थी लंगाने टाइप। जब वो दर्शन करके बाहर निकला तो उससे पूछताछ करी, तो गोल मोल जवाब देता रहा। फिर उसे पुलिस चौकी लाया, पुलिस चौकी पे शायद उसने कन्विंस करा कि मैं विकास दुबे हूँ। यहाँ पर भी कुछ चिल्लाते हुए गया था वो। जब बाहर उसको लेके जा रहा था थाने में, जब चिल्लाते हुए गया कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला। और भी लोग थे उसके साथ में। और कितने लोग थे? और ऐसा बता रहा था, जब वो गेट से बाहर निकला तो आवाज़ लग रहा था भागने की कोशिश की, बिट्टू भैया, मगर किसी ने सुना नहीं। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिट्टू भैया का भी नाम ले रहा था। बहरहाल एक एक करके तमाम जानकारी आएगी कि आखिर किसकी शय पर इस तरह से ये भागने में 6 दिन इधर उधर कामयाब रहा। गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार हुआ, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ा है मोस्ट वांटेड। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी। कानपुर की वो तस्वीरें उस रात की दहलाने वाली थी जब कानपुर पुलिस, जानकारी ये मिली कि पुलिस वहां दबिश दे रही है इस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए, लेकिन फिर 200-300 राउंड फायरिंग इस विकास दुबे के घर से ही पुलिस पर हो गई, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जिसमें सीओ देवेंद्र मिश्र भी शामिल थे। गोलीकांड के 7वें दिन जाकर गिरफ्तार हुआ है। 6 दिन तक ये पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा, शूट आउट की जगह से भी निकला। पूरा सफर इसका अगर आपको बताएं तो जानकारी ये मिली कि वहां पर ये अपने गुर्गे के साथ भागने में फरार हुआ था। वही शख्स अमन दुबे जो इसका राइट हैंड माना जाता था, उस राइट हैंड के साथ ये भागने में फरार हुआ था। अपने रिश्तेदार के घर गया, वहां से गाड़ी ली, तमाम मोबाइल फोन्स ऑफ किए, सबको लेकर ये भागने में कामयाब हुआ। लेकिन आखिरकार फरीदाबाद में इसे बीते दिन देखा गया था और उसके बाद अब उज्जैन में इसकी गिरफ्तारी हुई है। शिवेन श्रीवास्तव हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिवेन, आखिरकार 6 दिन तक ये लुका छिपी का जो खेल चल रहा था पुलिस के साथ, वो इसका खत्म हुआ, गिरफ्तार हुआ है। क्या कह रही है यूपी पुलिस? फिलहाल ट्रांजिट रिमांड पर लाया जाएगा, क्या होगी पूरी प्रक्रिया? और अभी भी इस शख्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है इसके इतिहास को समझकर। शिवेन जी बिल्कुल, देखिए अभी ऑफिशियली पुलिस ने सिर्फ ये कंफर्म किया है कि उन्होंने विकास दुबे को तस्दीक कर ली है कि वो गिरफ्तार हुआ है मध्य प्रदेश में, लेकिन ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। कानूनी तौर पर देखा जाए तो एमपी पुलिस अब इसको कोर्ट में पेश करेगी, जहां से ट्रांजिट रिमांड पर यूपी पुलिस को दिया जाएगा। यूपी पुलिस एसटीएफ की टीम रवाना हो चुकी है एमपी के लिए और किसी भी वक्त वहाँ जब पहुंचेगी उसके बाद एक कानूनी प्रक्रिया के बाद इसको लाया जाएगा। सबसे पहले इसको लखनऊ लाया जाएगा, वहाँ से इसको कानपुर उस स्पॉट पर लाया जाएगा जहाँ पर इसने इस जघन्य वारदात को अंजाम
अंजाम दिया था। लेकिन पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना रहा पिछले 6 दिनों तक, और लुका छिपी का जो खेल था उसने एक बार फिर से साबित किया है कि विकास दुबे का नेटवर्क यूपी पुलिस के नेटवर्क से ज़्यादा स्ट्रांग था, और यूपी पुलिस के लोग ही उसको इस तरीके से मदद कर रहे थे कि ऐन मौके पर ये कई जगह से भागा भी। तो कुल मिलाकर के पुलिस के लिए बड़ी चुनौती वाली स्थिति थी, और उस चुनौती में पुलिस पूरी तरह से विकास दुबे को पकड़ने में नाकाम रही है। हालांकि उसके 6 साथियों का एनकाउंटर किया गया, आज सुबह किया गया, उसी दिन जिस दिन घटना हुई थी। उसके बाद लगातार एनकाउंटर का सिलसिला जारी था। हम जिस वक्त खड़े जहां पर खड़े हैं वो भी जगह है जहां पर अभी प्रशांत मिश्र का एनकाउंटर किया गया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार चकमा दे करके एक स्टेट को पार करके कैसे विकास दुबे चला गया, जबकि यूपी पुलिस लगातार दावा कर रही थी कि हर जिले में, हर बॉर्डर पर, हर स्टेट के बॉर्डर पर उन्होंने चौकसी बढ़ा रखी है, और उसके बाद ये एमपी पुलिस ने पकड़ लिया। तो बड़ा सवाल उठता है, वो जांच का विषय हो सकता है कि किन परिस्थितियों में हुआ। लेकिन फिलहाल पुलिस के लिए एक राहत की बात यह है कि विकास दुबे पकड़ा गया है। अब साजिश का खुलासा अगर ईमानदारी से किया गया तो इसमें बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो कि न सिर्फ पुलिस विभाग से जुड़े होंगे, बल्कि राजनेता, अधिकारी और तमाम लोगों का जो नेक्सस विकास दुबे को मदद कर रहा था वो भी सामने आ सकेगा। शिवेन, जो हम लगातार आज तक पर कह रहे थे कि खाकी खादी का ये अपराध जगत के साथ ऐसा पाताल लोक है जिसकी हर परत खुलनी चाहिए। आनंद बैनर्जी साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बैनर्जी साहब, पहला सवाल तो यही होगा कि क्या वर्ष 2000 के बाद से अपराध की दुनिया में ये बढ़ता चला गया शख्स, उस दौरान क्या आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस में डीजीपी थे? आपको किस तरह की जानकारी थी इस शख्स के बारे में? कैसे ये वक्त भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शख्स थाने में घुसकर एक दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या कर सकता है, वो व्यक्ति कितना कुख्यात है, किस तरह की माइंड गेम खेलता है, सब पर नजर रहेगी। आज इसकी गिरफ्तारी यूपी नहीं एमपी से हुई, क्या कहेंगे आप? बहुत खूंखार क्रिमिनल है। मैं तो इसको आतंकवादी कहता हूं, जिसने कि 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। और अगर ये इसने थाने में घुस के जो इसने वारदात किया था उसके बारे में जो मुझको पता है सोशल मीडिया से और बाकी जो लिख के, आधिकारिक रूप से नहीं है, वो उसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। देखिए, जिसके खिलाफ 1990 से केसेस हैं आज तक के, और उसको डेफिनेटली शरण मिलता रहा है, प्रश्रय मिलता रहा है। इसके पीछे दूसरा कारण भी है। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1993 में बंबई में बम ब्लास्ट हुए थे। उस समय NN वोरा यूनियन होम सेक्रेटरी हुआ करते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह तय करने की कोशिश की कि क्या क्रिमिनल्स का पॉलिटिशियन से, ब्यूरोक्रेट से, पुलिसमैन से, व्यापारियों से कोई नेक्सस है कि नहीं है। हाँ। तो 1993 में NN वोरा कमेटी रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि डायरेक्टर CBI और डायरेक्टर IB वगैरह भी थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि एक बहुत बड़ा नेक्सस इन लोगों का आपस में है, और ये एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। हाँ। तो विकास दुबे इससे अलग रहा हो, इसकी तो बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि NN वोरा कमेटी की रिपोर्ट के 5 अपेंडिक्स जो हैं वो अभी तक पब्लिक नहीं हुए हैं, और न उस रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई हुई है। तो उस रिपोर्ट पे कार्रवाई होनी जरूरी है। जहां तक कि विकास दुबे की बात है, अब आपने इनको पकड़ लिया है, इसका आद्योपांत पोस्टमार्टम होना चाहिए पूरे इसके वाकये का। सन 90 से लेके आज तक का हर केस का ये पता लगाया जाए कि किस में बेल हुआ, किस में छूटा, छूटने के बाद क्या टोटल रिपोर्ट बनी, क्या इसको उसमें रिव्यू हुआ, क्या अपील में गई गवर्नमेंट या नहीं गई तो क्यों गई, इसको आज तक किसने मदद किया है। और ये कानपुर से जो इसने ये घटना करके ये पता नहीं कहाँ से होते हुए पहले फरीदाबाद पहुंचा, फिर ये क्या कहते हैं राजस्थान बताते हैं पहुंचा, और उसके बाद उज्जैन में इसने जिस प्रकार से पब्लिकली सरेंडर किया है ताकि इसका एनकाउंटर न हो जाए या कोई इसको पकड़ न ले। हाँ। तो अभी तक तो इस पे जो असलहे ये ले गया वो बरामद हुआ नहीं है। तो इसलिए इसको इंटरोगेट करना जरूरी है। इसकी जो पॉलिटिकल पकड़ है वो पता चलेगी, इसकी पुलिस में जो पकड़ है वो पता चलेगी, इसकी ब्यूरोक्रेटिक पकड़ वो पता चलेगी, मगर ये अपने में काफी ये सुनिश्चित करने का तरीका क्या है बैनर्जी साहब? मैंने जो सवाल आपसे पहले किया था, क्योंकि आप कह रहे हैं 1990 से ही ये अपराध की दुनिया में था, आप भी डीजीपी इस दौरान रहे होंगे। ये शख्स बहुत शातिर था। एक सेकंड सर, देखिए, विकास दुबे ही एंड गेम नहीं है। विकास दुबे के आगे वो राजनीतिक या फिर पुलिस संरक्षण जो इस कुख्यात आरोपी को मिलता रहा, अपराधी को मिलता रहा, जिस पर ऐसे ऐसे अपराध थे जिनमें थाने के अंदर ये किसी की हत्या करता है और एक पुलिस वाला इसके खिलाफ गवाही नहीं देता है, ये बताता है कि इसके खौफ का साम्राज्य क्या था उत्तर प्रदेश में। ये कैसे सुनिश्चित होगा कि एक एक जानकारी इसके नेक्सस की बाहर आए इसके जिंदा पकड़े जाने के बाद?
देखिए, इसका जिंदा पकड़ा जाना बहुत जरूरी था। अच्छा हुआ ये जिंदा पकड़ा गया है। इससे जो पूछताछ होगी, इसकी जो जितनी भी इसकी साथी हैं, लोग हैं, इसकी कनेक्शंस हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हैं, इसके कंप्यूटर्स हैं, सारी चीज़ों की छानबीन जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका जो फाइनेंशियल एम्पायर है, ये सारी चीज़ें एक बाय एक निकलेंगी। जहां तक थाने में इसके मर्डर की बात है, जो मुझको मालूम है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये कहां तक आधिकारिक रूप से सही है मुझे नहीं मालूम। थाने में जब इसने मर्डर किया था, जब FIR लिखवाई गई थी, तो उसमें थाने के जितने भी कर्मचारी थे सबके खिलाफ FIR हो गई थी। एक इसके खिलाफ तो हुई थी, सबके खिलाफ हुई थी। तो कोई अपने खिलाफ गवाही नहीं देगा कोर्ट में, संभवतः इस कारण से यह मुकदमा छूट गया था। अब उसमें क्या कार्रवाई हुई है अभी तक नहीं मालूम है। हाँ, ये बात जरूर है कि दुर्भाग्य से ये बताया जाता है, ये भी आधिकारिक रूप से नहीं है, ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही मालूम हुआ कि कानपुर में या उस इलाके में, कानपुर जोन में, कानपुर रेंज में, कानपुर शहर में, डिस्ट्रिक्ट में जो टॉप 10 अपराधी हैं, उसमें इसका नाम दुर्भाग्य से नहीं था, होना चाहिए था। दुर्भाग्य नहीं है सर, दुर्भाग्य नहीं है। सौभाग्य और दुर्भाग्य पुलिस की कार्रवाई में नहीं होता है, या तो घालमेल होता है या फिर अपराध में संलग्न होने के निशान होते हैं। मैं इस पर चर्चा आपसे जारी रखूंगी कि आखिर कौन कौन इसे बचाता रहा। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उज्जैन से, और वो हमें बताएंगे कि किस तरह से अब इसके ट्रांजिट रिमांड पर इसको आगे ले जाने की कार्रवाई शुरू हो रही है। रवीश, देखिए, आपको बता दें कि ये उज्जैन पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब वो उसे आज ही कोर्ट में पेश करेगी। बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेश के दौरान ट्रांजिट रिमांड जो है उसकी यूपी पुलिस को देना है। ये कानूनी जरूरी है और यूपी से टीम जो है वो नहीं कर चुकी है। अब तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो उज्जैन पहुंच के ट्रांजिट इसका लेगी और इसको फिर वापस यहाँ से उज्जैन से लेकर के लखनऊ ले जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि जो बात चल रही है कि आखिरकार कैसे एक अपराधी जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की, उसके बाद वो ना उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश से होता हुआ फरीदाबाद में भी देखा गया और उसके बाद वो बाकायदा मध्य प्रदेश में भी आ गया। यानी कई हजार किलोमीटर का सफर जो उसने तय कर लिया। इस बीच में मध्य प्रदेश में भी 4 जिले पार करने पड़े होंगे उसे जब वो उज्जैन पहुंचा है। ग्वालियर के बाद गुना, राजगढ़ और उसके बाद कहीं आकर के वो उज्जैन जिले की जो सीमा लगती है वहां बंदोबस्त होता है। आखिरकार वहां पहुंचने के बाद भी जब तक उसने खुद की आइडेंटिटी नहीं बताई तब तक उसको पकड़ा नहीं गया था। ये तो स्पष्ट हो चुका है क्योंकि जितने भी तस्वीरें अब तक निकल के सामने आई हैं और जितने भी सूत्रों ने हमारे कहा है वो ये कि उसने खुद चिल्ला ये बताया वो विकास दुबे है। उसने खुद सुरक्षा गार्ड को ये बताया वो विकास दुबे है कानपुर वाला। रवीश, क्या आप ये संकेत दे रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसने खुद ही समर्पण किया है वहां पर हो हल्ला करके? देखिए, अभी तक पुलिस कह रही है कि गिरफ्तार हमने की विकास दुबे से पहले अपने बारे में जानकारी बताई, जिसके बाद महाकाल थाना चौकी जो कि महाकाल मंदिर के ठीक बाहर ही बनी हुई है वहां उसको लेकर के ले जाया गया। वहां उससे एक बार फिर से यही कहा कि वही विकास दुबे है और उसके बाद ही पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ शुरू की और जिसके बाद ये पूरे मामले का खुलासा हुआ कि विकास दुबे उज्जैन से पकड़ा गया है। ठीक है, आप बने रहिए। ट्रांजिट रिमांड की तैयारी हो रही है, आप ऐसा कह रहे हैं। यूपी STF आप शिवेंद्र बता रहे हैं कि वो वहां पहुंचने वाली है। शिवेंद्र जी बिल्कुल, जैसे ही विकास की गिरफ्तारी की बात सामने आई उसके बाद यूपी STF की एक टीम को रवाना कर दिया गया है और वहां जाकर के जल्द से जल्द इसकी ट्रांजिट रिमांड लेने की कोशिश करेगी क्योंकि तमाम सबूत इकट्ठा किए जाने हैं। वहां से सीधे लखनऊ लाया जाएगा और लखनऊ से कानपुर उस घटना स्थल पर लाया जाएगा जहां पर इसने पूरी वारदात को अंजाम दिया था। तो ये बेहद अहम अब कड़ी होने वाली है क्योंकि इसी दौरान पता चलेगा कि आखिरकार इसके दिमाग में क्या चल रहा था जिसकी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया, कौन कौन लोग इसके साथ शामिल थे, किस तरीके से ये पुलिस वालों के संपर्क में था, संरक्षण किसका प्राप्त था, इसका रूट क्या था जिसके जरिए ये फरार होते हुए फरीदाबाद होते हुए MP पहुंचा है। तो ये सब चीजें अब तस्दीक की जानी है, लेकिन सबसे अहम चीज है कि ये पता करना कि आखिरकार इसका वो नेक्सस कौन सा था जो पुलिस से भी इसको आगे रख रहा था और उससे बचा रहा था। तो ये नेक्सस समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी की बात नहीं है, साल 2001 से ये पूरा सिलसिला चलता आ रहा था और कोई इस पर हाथ नहीं रख रहा था। इसके ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमे थे। मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान इसके पूरे जो घर
घर है उसमें पुलिस का डेरा रहता था, वहीं खाना पीना और शाम तक रात तक रहना होता था। बावजूद इसके ऊपर हाथ किसी ने नहीं डाला। इसने तमाम वारदातों को अंजाम दिया। उसके बावजूद इसकी जीडी और जो रजिस्टर था उसमें एंट्री होने के बावजूद भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो नेक्सस बहुत स्ट्रांग था। शिवेंद्र, इसकी पत्नी का इस वक्त क्या स्टेटस है? एक सेकंड, आपको टोक रही हूँ। इसकी पत्नी का क्या स्टेटस है? बीते दिन जानकारी आई कि समाजवादी पार्टी में लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप लिया हुआ था और वो भी फरार है। क्या इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए, ये इसका केवल समाजवादी पार्टी से ही संपर्क नहीं था, बाकी तमाम दूसरी पार्टियों से भी था। हालांकि इस बात के सबूत आए हैं कि उसने आजीवन सदस्यता की एक पर्ची कटवा रखी थी। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर मना किया गया कि वो उसकी सदस्य नहीं थी, किसी तरीके से जुड़ी नहीं थी। और पॉलिटिकल लिंक्स होना कोई बड़ी बात नहीं है इन लोगों की। हर पार्टी में हर नेता के साथ इन लोगों के संपर्क होते हैं। बीजेपी के 2 विधायकों का तो इसने खुद नाम लिया था 2017 की पूछताछ में। शिवेंद्र, बीजेपी के 2 विधायकों का खुलकर नाम लिया था, जिन्होंने बाद में आज तक पर आकर सीधे इनकार किया था इससे। इसलिए ये तो तय है। और एक वीडियो रिकॉर्डिंग ये भी है जिसमें वो कह रहा है कि मायावती तो मुझे चेहरे से पहचानती है। तो एक पार्टी में इसकी किस तरह की घुसपैठ थी, इसकी जानकारी ये खुद भी देता रहता था वक्त वक्त पर। इस राजनीतिक एक तरह से जानकारी का या फिर कह लीजिए कि बातचीत का इन नेताओं से वो फायदा भी उठाता था अपने तरीके से। देखिए, सबसे बड़ी बात समझना जरूरी है कि विकास दुबे का इन नेताओं के साथ काम क्या था। जब भी चुनाव होते थे विकास दुबे के जिम्मे आती थी उसके अपने इलाके में जहां उसका दबदबा है, जहां उसको तमाम लोग जानते हैं और उसकी बात मानते हैं, उन लोगों के वोटों को समझाना, संभालना और उनको किसी एक पार्टी विशेष के या किसी कैंडिडेट विशेष के पक्ष में डलवाना। और ये बात नेता बखूबी जानते थे, इसीलिए तमाम चीज़ें इसके साथ सपोर्ट में रहते थे और इसी के चलते संरक्षण देते थे। इसकी तरफ से पार्टीज को पैसा भी दिया जाता था इलेक्शन लड़ने के दौरान, ये भी एकदम साफ है। इसीलिए इसकी पैठ हर पार्टी की तरफ होती थी और इसकी खास मोटर्स ऑपरेंडी ये थी कि अगर इलाके का कौन नेता जीतने की कुव्वत रखता है, किसके अंदर इतना पोटेंशियल दिखता था, उसके पक्ष में चला जाता था। इसीलिए इसकी बीजेपी के नेताओं से, बसपा के नेताओं से, सपा, कांग्रेस, सारे नेताओं से इसकी जान पहचान थी और उन लोगों के हित सत्य थे। इसीलिए कई ऐसे मौकों पर, समारोहों में वो कई नेताओं के साथ देखा भी गया। तो ये नेक्सस जो खादी और खाकी और ये अपराधियों का होता है, ये बहुत पूरी तरीके से साफ तौर पर नजर आता है। बताया जाता है कि चौबेपुर पुलिस थाने में तमाम लोगों की तैनाती में भी इसका रोल रहता था। इसके कहने पर जो आला अधिकारी हैं वो वहाँ पर सिपाही और पुलिस वालों को रखते थे। इसका जो बीट का जो के शर्मा जो जिसकी जिम्मे था उस गांव के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, जिसको बाद में गिरफ्तार किया गया विनय तिवारी एसओ के साथ, उसको भी इसने अपने पूरे कब्जे में ले रखा था और तमाम चीज़ें जो मूवमेंट होता था हर चीज़ के बारे में जानकारी रहती थी। इसीलिए घटना की रात न सिर्फ ऐसा हुआ कि इसकी प्लानिंग की किसी को भनक नहीं लगी, जबकि लोकल इंटेलिजेंस LIU के लिए चौकी इंचार्ज, बीट इंचार्ज, सबकी जिम्मेदारी होती है कि हर मूवमेंट की जानकारी दें अपराधी गतिविधियों में, लेकिन किसी को कोई भनक नहीं लगी। इसने पूरी तरीके से न सिर्फ पुलिस पार्टी पर भयंकर तरीके से हमला किया बल्कि 8 लोगों को शहीद किया। और ये नेक्सस सिर्फ ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं मिली, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि खाकी वर्दी वाले ही, बिल्कुल मैं आ रही हूँ शिवेंद्र, खाकी वर्दी वाले ही कुछ ऐसे थे जो भेदिए बन गए, जिन्होंने उस ऑपरेशन की जानकारी से बाकायदा दी थी। और यहीं पर बैनर्जी साहब मैं फिर आपके पास आना चाहती हूँ। CO विनय तिवारी चिट्ठी लिखी थी एक SO विनय तिवारी के बारे में CO देवेंद्र मिश्र ने, जो कि उस एनकाउंटर में मारे गए। उन्होंने चिट्ठी बाकायदा SSP को लिखी थी मार्च के महीने में इसी साल और कहा था कि कैसे जो यहां पर SO है वो कार्रवाई नहीं कर रहा है इसके खिलाफ, लेकिन उस पर मौन साधे रह गए SSP। कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह सौभाग्य है, दुर्भाग्य है या संलग्नता है? यह बताता है कि ऐसे भेदिए, ऐसे पुलिस वाले जो मुखबिरी करते थे एक गैंगस्टर की, बचाते थे। ये जो चिट्ठी की बात आप कर रहे हैं वो आज की तारीख में जांच में है। जांच का शायद जहां तक मैं जानता हूं एक IG साहब ने किया है, वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे देंगे, उस पर एक्शन हो जाएगा। पर ये बात आपकी सही है कि जब एक गेजेटेड अफसर ने एक अपने मातहत के विरुद्ध कोई शिकायत की है तो ऊपर वाले अधिकारी को उसमें एक्शन लेना चाहिए था। इसमें न सौभाग्य है न दुर्भाग्य है, इसमें कॉम्प्लिसिटी है। बिल्कुल, न सौभाग्य है न दुर्भाग्य है, कॉम्प्लिसिटी है, यानी कहीं ना कहीं घालमेल दिखाई देता है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रही हूं तस्वीरें। ये देखिए किस तरह से उसे ले जाया जा रहा था।
मार्च में जो सीओ का एसएसपी को लेटर था, जो चिट्ठी थी, वो हम आपको बता रहे हैं। ऐसे दबंग कुख्यात अपराधी के खिलाफ थानाध्यक्ष ने अपने काम में परिवर्तन नहीं किया तो गंभीर घटना घटित हो सकती है। ऐसे वक्त पर ही आपको उन ईमानदार अफसरों पर भी नजर डालनी होगी जिसमें सीओ देवेंद्र मिश्र थे, जिन्होंने उस रात शूटआउट में पूरे ऑपरेशन को लीड करके आगे बढ़ रहे थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी गैंगस्टर विकास दुबे के घर से फायरिंग में। सवाल यह है कि सिर्फ खाकी, खादी और अपराध के नेक्सस की अगर आपको तस्वीर पहचाननी है तो विकास दुबे के कुछ पुराने वीडियोस जो हमारे पास है वो हम आपको दिखाते हैं। दावा ऐसे हर वीडियो में ये तमाम नेताओं के साथ घुल मिलकर आगे बढ़ने का करता था, कहता था मुझे तो ऑफर हर पार्टी से है कि मैं चुनाव लड़ूं। सुनिए इन पुराने वीडियोस में, और एक वीडियो तो पूछताछ का है, 2017 का वीडियो। सुनिए क्या कह रहा है, क्या दावे कर रहा है। थाने में जो है तुम्हारे भी एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं, और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या लोग डराया धमकाया था? नहीं, डराया धमकाने ने ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुलजिम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना है वो निकालें। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी पर बच्चों पर गाँव, वो खाली बैठक जो जिला पंचायत की बैठक होती है बस उतनी ही। इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो फोन से ही तुमने इन लोगों से बात की कि पैसे से कराइए? हाँ, नहीं, पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है किसी तरीके से नाम इनका निकाला जाए, गलत है तो ये कैसे पता लगा आपको कि जो है आपका नाम गलत आया है? या ये सब पूरी जनता जानती है, मैं स्वयं जानता हूँ कि जब जिस मैटर से मेरे कोई मतलब जिस समय ये हत्या हुई थी, मेरा नाम उस समय षड्यंत्र में बाद में बढ़ाया गया था, तीसरी फर्द में, तीसरी तहरीर में। किसकी हत्या हुई थी? एक कुशवाहा जी हैं, उनके भाई की हत्या हुई थी। नाम तो उनका जिनका नहीं, उनका नाम मालूम है जो वादी हैं। हत्या किस तरह से हुई थी? हत्या वो आपस में चुनाव की रंजिश में हुई थी, प्रधानी के चुनाव की रंजिश में हुई थी। तो खेत पे गेहूं मारने गए थे एक पक्ष, तो दूसरे पक्ष ने गोली चला दी थी, उसमें दोनों पक्ष इंजर्ड हुए थे। अच्छा, उसी मौत हो गई? हाँ, एक मौत हो गई थी। दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हो गए थे और एक पक्ष के एक की मौत हो गई थी। तो उसमें तुम्हारा भी नाम आया? हाँ, उसमें हमारा नाम षड्यंत्र के रूप में 120B के रूप में आया था। 120B में? जी, 120B में मेरा नाम आया। आप पार्टी चेंज कर लीजिए बीएसपी। और पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलके कार्रवाई कर रही है। भागा हुआ अपराधी था, गैंगस्टर था विकास दुबे, उसको उज्जैन पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया है और आगामी कार्रवाई के लिए उसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। सर, क्या आपके
यूपी के मुख्यमंत्री से भी बात हुई है कि इस सिलसिले को? हाँ, इस सिलसिले में मेरी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से चर्चा हुई है और दोनों राज्यों में तालमेल है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कहते हुए कि हमारी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से योगी आदित्यनाथ से हुई है और दोनों ही राज्यों में इस वक्त तालमेल है। ट्रांजिट रिमांड पर इसे एसटीएफ को, यूपी एसटीएफ को सौंपा जाएगा। लेकिन धौंस देखिए इस क्रिमिनल की, धौंस देखिए। वहां पर पुलिस इसे घसीट कर ले जा रही है और वहां पर भी यही चीख रहा है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। ये धौंस शिवेंद्र कहां से है ये समझ में आ रहा है। जिस तरह से इसने अपना साम्राज्य यूपी में चलाया है, वही धौंस है कि आज 6 दिन बाद पकड़े जाने के बाद भी ये अपना नाम चिल्ला रहा है, विकास दुबे कानपुर वाला। शिवेंद्र, तो हैरानी की बात है कि इतना दुर्दांत अपराधी इस धौंस के साथ अपने तरीके से अपनी योजना के तहत सरेंडर करता है और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है। और ये धौंस अभी से नहीं, शुरुआत से है। जबकि 2001 में इसने दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या की थी थाने के भीतर। अभी पूर्व डीजीपी साहब बता रहे थे कि उस वक्त तमाम पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था, इसीलिए वो गवाही नहीं दे रहे थे। लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी बनती है ऐसे मामलों में कि सबूत इकट्ठा करें। सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि थाने के भीतर हत्या की गई है। बावजूद पुलिस ने इतनी लचर चार्जशीट, इतनी लचर जांच की कि न सिर्फ उसमें तमाम पुलिस वाले बचे बल्कि विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी बच गया। और यही होता है ऐसे अपराधियों के साथ कि वो इतना स्ट्रांग नेक्सस रखते हैं कि जिसके आगे कानून, मर्यादा, सब चीज़ें भूल जाते हैं। पुलिस के अधिकारी, चाहे अधिकारी दूसरे हों, सब भूल जाते हैं और सिर्फ नतमस्तक हो जाते हैं। और इसी नतमस्तक होने का नतीजा 2 जुलाई की रात में देखने को मिला कि इतने बड़ी फोर्स के साथ, जिसमें पुलिस एक अपराधी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो खड़ा हो सके, उसने न सिर्फ ताबड़तोड़ गोलियां चलाई बल्कि 8 लोगों को उसने शहीद कर दिया। यानी साफ था कि उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, पुलिस के नेक्सस के ऊपर उसको कॉन्फिडेंस था कि उसको खुद जानकारी पूरी मिलेगी, पुख्ता मिलेगी। और उसी के चलते उसने उसके किसी भी साथी को खरोच नहीं आई, बाकी लोगों को उसने मार गिराया। और ये नेक्सस जो लंबा चला आ रहा है, ये पुलिस के लिए ही सरदर्द है। क्योंकि जो आज अपमान पुलिस का हो रहा है इस पूरे मामले में कि पुलिस की पकड़ से दूर वो एमपी में चला गया, दूसरी स्टेट में, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा तमाचा है उनके ऊपर, जिसको इनको सालों साल तक याद रहेगा। और भले ही इतने लोगों का इनकाउंटर कर दिया, मुठभेड़ आज सुबह भी कर दी, लेकिन असली मकसद विकास दुबे को पकड़ना था, वो उसमें फेल हो गए। उनका सर्विलांस, टेक्निकल सिस्टम, सारी नेटवर्क, सारी चौकसी, सारी सुरक्षा, कुछ भी काम नहीं आई और वो अपने तरीके से वहाँ पर सरेंडर करने में नाकाम रहा। अब भी चुनौती है बहुत बड़ी, क्योंकि शायद इस पे भी सफलता ना मिले, लेकिन फिर भी चुनौती है कि उस नेक्सस को तोड़ना, उस चीज़ को पकड़ना कि आखिरकार कौन था वो मोल, कौन था वो इन्फॉर्मर, कौन था वो जानकार जो कि हर पल की जानकारी दे रहा था, न सिर्फ घटना वाली रात और उसके बाद, बल्कि साल दर साल विकास दुबे को इस तरीके से जानकारी दे रहा था कि वो पुलिस से आगे था। तो ये चुनौती है। हालांकि इस तरह की चुनौती लगातार आती रही पुलिस के सामने और हर बार पुलिस हाथ पर हाथ धरे रहती है। इसी वजह से अपराधी इतने मजबूत होते जाते हैं और पुलिस इतनी कमजोर होती है। पूरा नेटवर्क वो मुखबिरी का बिठा कर रखते हैं, जिसकी शय पर फिर वो अपने आप को बचाने में इतने दिनों तक कामयाब रहा, ऐसे शूटआउट के बावजूद। आइए एक और पुराना वीडियो हमारे पास है इसी विकास दुबे का, क्या कुछ दावे उस वीडियो में कर रहा है, सुनिए। आप पार्टी चेंज कर लीजिए बीएसपी और पार्टी में आ जाइए। कई पार्टियों ने ऑफर की है, तो रूरल पार्टी का प्रेशर तो मान लीजिए जानते हैं जाता रहता ही है। लेकिन चूंकि बसपा मेरा अपना घर था जिसमें 12 साल से मैं रह रहा हूं, और वहां के एक्स चीफ, जो पहले चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारी बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाई नेम बाई फेस जानती हैं हमको। 100 आदमी बुलाती हैं कि भाई विकास तेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो मैं उस घर को कर कैसे छोड़ दूँ बताओ, है ना। जिस घर में मैं मास्टर हूँ वहाँ पर मैं स्टूडेंट, दूसरी जगह जाऊँगा तो मैं स्टूडेंट बनूंगा, पहले इकोनॉमिक्स सीखूंगा वहाँ की, तो यहाँ तो मैं सीधे सीधे शिक्षक की स्थिति में हूँ। तो देश स्तर के सारे लोग मेरे मित्र हैं, सारे मेरे फ्रेंडों को टिकट दे रखी बहन जी ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे कानपुर मेरा घर है और मैं कभी पुलिस से फरार नहीं रहा। मिनिस्टर वाले कांड में जरूर रूलिंग पार्टी की वजह से मैं 5 महीने यहाँ के प्रेशर की वजह से सरेंडर नहीं कर पाया। ऐसा 33 मुकदमे मेरे छूट चुके हैं और 7 मुकदमे मेरे
ट्रायल पे अंडर ट्रायल हैं और 6 मुकदमों में मेरे फाइनल रिपोर्ट एक्सपेंड हो चुका है। नहीं, हाँ, उसमें हमारा हाई कोर्ट से बहाल है, सस्पेंड है। हाँ, और आप आगे की रणनीति देखिए, ऐसा है कि मेरा जन्म ही राजनीतिक परिवेश में हुआ। मेरे परिवार में मौजूदा समय में जिला पंचायत सदस्य मेरी बहू है रीता दुबे, एक बहू मेरी ग्राम प्रधान है अंजलि दुबे, एक बहू मेरी पूर्व प्रधान है अमिता दुबे बीटी से ग्राम पंचायत से, मैं जिला पंचायत सदस्य रहा। इसके अलावा मेरे बाबा पूर्व प्रधान रहे वहाँ से। तो मेरा परिवेश ही जन्म ही मेरा राजनीति में हुआ है। मेरा तो पिछली बार टिकट भी हो गया, लेकिन संतोष जी की हत्या में नामजद होने की वजह से मैं सरेंडर नहीं कर पाया, तो इसलिए मुझे कानपुर वाला आवाज नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। तो गैंगस्टर विकास दुबे का ये लुका छिपी का खेल खत्म हुआ है। कानपुर वाला गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में पकड़ा गया है। तस्वीरें उसकी आप देख रहे हैं, धौंस देखिए इन तस्वीरों में। ये गैंगस्टर 6 दिन तक पुलिस की आंख में धूल झोंकने के बाद आखिरकार जब उज्जैन में गिरफ्तार किया गया तो ये वहां पर भी अपना नाम बड़ी धौंस से बार बार चीख कर चिल्ला रहा था। शायद इसे एनकाउंटर का भी खौफ सता रहा होगा, क्योंकि इसके 6 ऐसे गुर्गे जो इसकी मदद कर रहे थे वो सब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 3 तस्वीरों में पूरी कहानी है। कानपुर में वो शूट आउट जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी इसी विकास दुबे के घर से चली हुई गोलियों से। 200 से 300 राउंड फायरिंग बताया था उत्तर प्रदेश पुलिस ने, जो इसके घर से की गई थी। मुखबिरी किसी खाकी वर्दी वाले ने की थी, ऐसा इसके गुर्गे ने बताया कि थाने से फोन आया था कि दबिश होने वाली है, तभी इसने पूरी तैयारी अपने घर में की थी। और उसी फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिसमें सीओ देवेंद्र मिश्र भी शामिल थे। आज आखिरकार उज्जैन में इसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वहां पर भी ड्रामे से बाज नहीं आया। एक बार सुनिए और देखिए। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं। यार गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं। यार गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं। यार गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं। यार गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं। यार गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। उनके पास बैग था, मेरे तो पूछते कि बैग कहाँ रखूँ मेरा, तो मैंने जूता स्टैंड पर अपने जूता जहाँ रखा हूँ उसके ऊपर बैग रख दीजिए रैक में, तो वहाँ से दर्शन करके चले गए। हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो रोड शो चलता है वो व्यक्ति उनके चारों लोग वॉच कर रहे थे। वॉच में उन्होंने देखा कि शायद ये व्यक्ति विकास दुबे हो सकता है, क्योंकि इसे पैर में लचकती लंगाने टाइप। जब वो दर्शन करके बाहर निकला तो उससे पूछताछ करी तो गोल गोल जवाब देता रहा। फिर उसे पुलिस चौकी लाया, पुलिस चौकी पे शायद उन्होंने कन्विंस करा कि मैं विकास दुबे हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने तो देखा आपने, इसकी धौंस देखी। पुलिस वहां उसे चुप आवाज नहीं। शायद विकास दुबे खौफ में भी है बहुत ज्यादा, एनकाउंटर का डर, जिसकी वजह से वो चाहता था कि आसपास सब तक ये खबर पहुंच जाए
कि विकास दुबे अब पुलिस की गिरफ्त में है। अब आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनकी पुलिस की बड़ी कामयाबी है और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ संपर्क में है। दोनों राज्यों में तालमेल है। यूपी एसटीएफ को विकास दुबे सौंपा जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिली है। बहुत क्रूर हत्यारा था ये प्रारंभ से, जैसा बाल्यकाल से इसका जीवन आया है। बचपन में भी खून से हाथ धोने वाला बताते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है। ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को, पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, इस वक्त में ताजा अपडेट क्या है? क्या ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? क्या हो रहा है? जी देखिए, अभी ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। अभी तो एक गुप्त स्थान पे फिलहाल इसको रखा गया है, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई है कि विकास दुबे उज्जैन से पुलिस की गिरफ्तार में आ गया, गिरफ्तार कर लिया गया है इसको, उसके बाद से क्योंकि इसको तुरंत एक ऐसी गुप्त स्थान पर ले गए जहां इससे लगातार पूछताछ की जा रही है और खासतौर से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि अगर इसे सरेंडर ही करना था तो इसने उज्जैन को क्यों चुना, कैसे ये, क्योंकि मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लेकर के उज्जैन तक आने में कम से कम 3 से 4 अलग अलग जिले लगते हैं। उन सभी जिलों को पार करके ये उज्जैन तक पहुंचा होगा, तो फिर आखिरकार क्या इससे कहीं किसी भी जगह पे पूछताछ की नहीं गई? क्योंकि भले ही लॉकडाउन हट गया है, लेकिन जिलों की सीमा पर अभी भी पुलिस बल को तैनात रखा गया है कोरोना के चलते। तो ऐसे में ये उन चेकपोस्ट से भी पार कैसे पा गया? गृह मंत्री दावा कर रहे हैं कि पुलिस अलर्ट पे थी, तो आखिरकार अगर पुलिस अलर्ट पे थी तो विकास दुबे उज्जैन तक पहुंचा कैसे? क्योंकि इसके अलावा मध्य प्रदेश में कई जिले लगते हैं, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, जहां से होने शाजापुर, उसके बाद कहीं उज्जैन का जिला लगता है। यानी आपको उज्जैन पहुंचने तक, महाकाल मंदिर पहुंचने तक 4 जिले अलग अलग पार करने होंगे। उसके बाद महाकाल मंदिर तक पहुंचने से पहले कम से कम 3 से 4 अलग अलग थानों का क्षेत्र जो है वो भी जाता है, लेकिन इन सब को पार करके वो मंदिर तक पहुंचा। उसने विकास दुबे अपना नाम बताया, यानी कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि पूरी तरीके से ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत उसने अपने आप को कहीं ना कहीं पुलिस के हवाले किया है। क्योंकि जब उसको पुलिस ने पकड़ा उसके बाद भी वो चिल्ला चिल्ला करके अपना नाम विकास दुबे कानपुर वाला बता रहा था लोगों को, जब पुलिस उसको महाकाल मंदिर के बाहर लेकर के आई थी और उसे थाने की तरफ ले जा रही थी। यानी कहीं ना कहीं विकास दुबे को इस बात का जरूर डर सता रहा है कि अगर उसे पुलिस पकड़ती है तो, क्योंकि उसके जो जितने भी नजदीकी साथी हैं उनका लगातार एनकाउंटर हो रहा है। 3 अलग अलग साथी उसके जो है वो एनकाउंटर में मार दिए गए हैं बीते 2 दिनों में। तो खौफ उसके मन में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के है कि जब उसे लेकर के यहाँ से जाया जाएगा तो इस बात की जानकारी सबको रहे कि विकास दुबे पुलिस की हिरासत में आ चुका है, पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। और यही वजह है कि वो जो विकास दुबे लगातार भाग रहा था इतने दिनों से, आखिरकार वो अब खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि वो विकास दुबे कानपुर वाला है। बिल्कुल देखा आपने किस तरह से हमारे सहयोगी रवीश वहां से जानकारी दे रहे हैं कि किन परिस्थितियों में इसको गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ हमारे और सहयोगी भी इस पूरी खबर पर जुड़ रहे हैं जिनसे हम जानकारी लेते रहेंगे। हिमांशु मिश्रा, हिमांशु, वहां से अब गिरफ्तारी हो गई है, ट्रांजिट रिमांड पर यूपी एसटीएफ को सौंपकर यहां लाया जाएगा, लेकिन सवाल ये कई सारे उठ रहे हैं कि किन परिस्थितियों में इसकी गिरफ्तारी हुई। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, सबसे पहले तो ये पुलिस का बहुत बड़ा फेल्योर है, क्योंकि जब फरीदाबाद में उसके होने की जानकारी मिल गई थी, यूपी एसटीएफ की टीम पहुंच गई थी, तो फरीदाबाद से 750 किलोमीटर दूर वो ट्रेवल करता हुआ गया। और फरीदाबाद से जो सीसीटीवी आया था उसमें दिख रहा था कि वो अकेले है। सब फरीदाबाद से निकला, हरियाणा से राजस्थान में एंट्री किया। इस बात की पहले ही संभावनाएं जताई जा रही थी कि वो राजस्थान जा सकता है। राजस्थान के रास्ते जयपुर से होता हुआ वो एमपी पहुंचा और एमपी से वो महाकाल पहुंचा। तो पुलिस की यहाँ पे साफ तौर पर दिख रही है कमी कि कहीं ना कहीं पुलिस
जिस तरीके से एनसीआर में एक्टिव थी, इधर उसके पास इंफॉर्मेशन थी और वो निकल दूसरी तरफ गया था। अब वहां पर जो प्रक्रिया चली है, जिस तरीके से पुलिस की टीम अब वहां पर पहुंचने वाली है, तो वहां पर जो लीगल प्रक्रिया होगी उसके तहत उसको लेकर के कानपुर आया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रभात मिश्र का एनकाउंटर हुआ और पुलिस ने कहा कि वो भागने की कोशिश कर रहा था जब गाड़ी पंचर हुई, तो यही वजह लग रहा है कि वो वहां पर अपनी आइडेंटिटी लगातार लोगों को बता रहा था। ये उसकी प्लानिंग एक लग रही है कि वो महाकाल पहुंचा, वहां जाकर के जब पता है कि वीवीआईपी दर्शन इस तरीके से वहां संभव नहीं है, तो भी वहां वो पहुंचा पर्ची कटाने के लिए और लगातार अपना नाम जोर जोर से चिल्ला करके और कानपुर वाला बिल्कुल एक बार जरा वो ग्राफिक्स फुल स्क्रीन दिखाइए, जितने लोग, बिल्कुल हिमांशु मैं लौट रही हूं आपके पास, इसके कितने गुर्गे मारे गए एक एक करके सबकी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। ये देखिए, प्रभात मिश्रा मुठभेड़ में मारा गया। उज्जैन से आज विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई। बउआ दुबे, ये इटावा में पुलिस ने मारा। अमर दुबे राइट हैंड बताया जाता था। ये कल से आज तक में 3 गुर्गे इसके मारे गए हैं, तीनों को आप देख रहे हैं। और ये अमर दुबे तो इसका राइट हैंड मारा जाता था, जो सबसे पहले हमीरपुर में मारा गया था। ये पिछले 24 घंटे में ये देखिए इन 3 गुर्गों को पुलिस ने मार गिराया था। 2 गुर्गे 7 जुलाई को एनकाउंटर में मारे गए थे। तो कुल मिलाकर 5 इसके जो गुर्गे थे बहुत करीबी, उन सबको कैसे मार गिराया गया और उसके बाद शिकंजा इस पर कसता चला गया। लेकिन फरीदाबाद से, जैसा आप बता रहे थे हिमांशु, उज्जैन पहुंच गया। ये अपनी बात पूरी कीजिए। और वो 750 किलोमीटर का लंबा ट्रेवल है, वो छोटा मोटा ट्रेवल नहीं है। और अभी लॉकडाउन हट जाने के बावजूद भी जो डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर से, स्टेट बॉर्डर छोड़िए, डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे भी पुलिस पूरी तरीके से तैनात है, हर जगह मुस्तैद है और चेकिंग की जा रही है। और विकास दुबे की फोटो हमने देखा कि आज पीसीआर पे, नोएडा पुलिस की पीसीआर पे भी लगा था। इसी तरीके से हर जगह पुलिस के पास सब जगहों पर इसको सर्कुलेट किया गया था। राजस्थान भाग जाने की संभावनाएं थी, क्योंकि फरीदाबाद से जिस तरीके से एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा की बात चल रही थी, उसी तरीके से इस बात की भी आशंका थी कि राजस्थान की तरफ जा सकता है। और पुलिस को इस बात की भी जानकारी थी कि वो अब अकेले पड़ गया है, क्योंकि अंकुर, श्रवण और प्रभात, ये तीनों लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे। ये अकेला था जो ऑटो में बैठकर जाता हुआ नजर आया। तो ये सारे बॉर्डर्स को पार करता हुआ चला गया। अब यही जानना जरूरी है कि इसने कौन सा रूट लिया, किस तरीके से ट्रेवल किया और क्या इसकी किसी ने मदद की, क्योंकि जानकारी ये भी है कि कुछ रिलेशंस इसके वहां मध्य प्रदेश में है, तो क्या उसकी मदद की गई, किसी तरीके से कांटेक्ट किया, क्योंकि ये न तो जब से ये फरार है अंजना, तब से न तो इसने अपना फोन इस्तेमाल किया कोई भी, न इसने कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया किसे ट्रैक किया जा सके। हर वो टेक्निक जिसे ट्रैक किया जा सके ये उससे दूर था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 24 घंटों में 3 एनकाउंटर हुए और ट्रांजिट रिमांड पे जा रहा प्रभात मिश्रा भी मारा गया, तो ये भी इसके ऊपर लगातार दबाव बन रहा था। और उसने शायद उसके बाद ही इसने प्लानिंग की हो कि ये सरेंडर कर दे और ये महाकाल के मंदिर पहुंचा। और यहीं से पूरी बातचीत शिवेंद्र के साथ आगे ले चलते हैं। महाकाल पर एक बहुत ही दिलचस्प ट्वीट किया शिवेंद्र कुछ देर पहले, शिवराज सिंह चौहान ने 1 घंटे पहले। जिनको लगता है कि महाकाल की शरण में जाने से उनके पाप धुल जाएंगे, उन्होंने महाकाल को जाना ही नहीं। हमारी सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। इसके बाद वे उज्जैन पुलिस को बधाई देते हैं और फिर यह जानकारी भी देते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। शीघ्र आगे की कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप देगी एमपी पुलिस। बड़ा दिलचस्प सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दिखाई दे रहा है यहां पर। शिवेंद्र, एक बार आपको सुना देते हैं पहले। शिवेंद्र 1 सेकंड, शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा सुन लेते हैं, फिर आप इस पर जवाब दीजिएगा। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। शिवेंद्र, अपनी बात कहिए।
देखिए अंजना, इस ट्वीट के बड़े मायने हैं, लेकिन जिस सौम्य तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने यूपी पुलिस को कहा है वो भी समझना जरूरी है। उससे पहले उनके गृह मंत्री ने भी साफ तौर पर कहा कि ये एमपी है, यहाँ हम अपराधी को छोड़ते नहीं हैं। और ये बात शिवराज सिंह चौहान ने भी कही कि महाकाल में जाने से किसी को अगर लगता है कि पाप धुल जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये तो बिल्कुल साफ तौर पर बात है कि 8 पुलिस वालों का हत्यारा किसी भी तरीके से कानून की नज़र से बच नहीं सकता। अगर इनकाउंटर नहीं हुआ अगर इनकाउंटर हो गया होता तो बात अलग थी। गिरफ्तारी के बाद कानून के तहत उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी अगर पुलिस ने पहले जैसी लापरवाही नहीं दिखाई, जो कि लगता है इस बार नहीं दिखाएगी, क्योंकि उनके विभाग का ही मामला है और बहुत ही दुर्दांत अपराधी है और बहुत जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो शिवराज सिंह चौहान ने कोई कटाक्ष नहीं किया, लेकिन धीमे स्वर में बता दिया कि महाकाल में आने से उसके पाप नहीं धुल जाएंगे, यानी कानून उसको सजा देगा। लेकिन उनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए उनके गृह मंत्री ने जरूर साफ तौर पर कहा कि ये एमपी है, यहाँ पर अपराधी को छोड़ा नहीं जाता। यानी वो कहीं ना कहीं ये कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एमपी है, यूपी नहीं है जहां आप बच करके आ गए और यहां नहीं पकड़े जाओगे। तो उन्होंने इसका क्रेडिट भी लेने की कोशिश की और इशारों में ये भी बता दिया कि यूपी से बेहतर कैसे है एमपी पुलिस। और एक खास बात और है कि दोनों स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसी वजह से कोई तनातनी खींचातानी नहीं हो रही। अगर यही राजस्थान और महाराष्ट्र में हुआ होता, एमपी के गृह मंत्री ने क्या कहा है हमारे दर्शक सुन लेंगे तो आपकी बात बेहतर समझ पाएंगे। एक बार फिर से जरा सुना देते हैं। नरोत्तम मिश्र, गृह मंत्री मध्य प्रदेश, सुनिए क्या कह रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस की पीठ थपथपाते हुए क्या कटाक्ष भी कर रहे हैं? निश्चित रूप से बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। बहुत क्रूर हत्यारा था ये प्रारंभ से, जैसा बाल्यकाल से इसका जीवन आया है। बचपन में भी खून से हाथ धोने वाला बताते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है। ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। तो नरोत्तम मिश्र गृह मंत्री थे, अपनी पुलिस की प्रशंसा ज्यादा करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। शिवेंद्र, देखिए अंजना, इससे पहले जो शुरुआती उन्होंने जानकारी दी थी उसमें साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश की पुलिस है, यहाँ किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाता। ये बात का उनका इंटरव्यू है जिसमें वो पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन इससे साफ पता चलता है कि यूपी पुलिस, जिसको खुद पता है कि उन्होंने कितनी लापरवाही कर दी, कितनी बड़ी चूक हो गई, कितना बड़ा फेल्योर है उनका, इसकी बाद में भले ही वो एनालिसिस की जाए कि आखिरकार क्यों हुआ और उसके लॉजिक दिए जाए कि किस वजह से इस तरह वो स्लिप कर गया। लेकिन बात तो इतनी बड़ी है कि जब पूरे चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई थी, हर जिले में, बॉर्डर पे, स्टेट बॉर्डर पे, सब जगह लगी थी और लॉकडाउन की वजह से सख्ती पहले से ही थी और हर जगह पोस्टर तक चिपका दिए गए थे, और तब भी ये दुर्दांत हत्यारा यहाँ से निकल गया। अब भी पुलिस के पास मौका है कि वो गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर ला करके पूछताछ करे और उससे एक एक राज उगलवाए कि आखिरकार कौन वो वर्दी वाला था, कौन वो सफेद पोश था, कौन वो राजनेता था जो उसको लगातार जानकारी दे रहा था, और इस नेक्सस को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करे। हमारी जानकारी के मुताबिक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी खुली छूट दे रखी है और साथ में सख्त निर्देश इस बात का भी दिया है कि चाहे कोई भी इन्वॉल्व हो उसको छोड़ा न जाए। तो अब देखना यह है कि धरातल पर पुलिस इसको कितना फॉलो करती है, क्योंकि पुलिस ही होती है वो जो अपराधी के साथ मिलकर के उसको फायदा उठाती है, चाहे वो 2001 का विकास दुबे का मामला हो, चाहे 2004, 2017 और चाहे आज अब का मामला हो। कहीं न कहीं पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। तो उनके पास एक मौका है, जो मौका चूके हैं गिरफ्तारी और मुठभेड़ को लेकर के, वो इस बात को साबित कर सकते हैं कि उनकी मंशा साफ है और वो नहीं चाहते कि अपराधी और पुलिस का या किसी भी सफेद पोश का नेक्सस इतना स्ट्रांग हो, क्योंकि चुनौती आखिरकार अंत में होती पुलिस के लिए है। निशाने पर पुलिस आती है। ठीक है शिवेंद्र, आपको टोक रही हूँ। महाकाल मंदिर के गार्ड से बातचीत की हमारे सहयोगी ने, जल्दी से आपको सुना देते हैं वो क्या जानकारी दे रहा है गिरफ्तारी के बारे में। क्या बात है आप पूरी बताएं। हमारी पूरी क्यूआरटी टीम महाकाल मंदिर में सेवा दे रही है। हमारी तो हम लोग को संदिग्ध लगा व्यक्ति विकास दुबे, जो यूपी के 8 पुलिसकर्मियों को इनकाउंटर कर चुका है। तो हम लोगों को लगा तो उन्हें देखकर 2 घंटे तक हम लोगों ने इंक्वायरी किया, सीसीटीवी देखते हुए हमारे अधिकारी लोगों ने पकड़ा उसको। तो बाकी हम लोग पूरी क्यूआरटी टीम हमारी रोड सवारी लगी हुई है। इसके माध्यम से 2 घंटे से इंक्वायरी करने के बाद हमने पुलिस कस्टडी में भी हमारे अधिकारी को बताया। तो बाकी चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है। आपने कैसे पकड़ा? तो उसने कोई विरोध नहीं किया, क्या करा उसने? पीछे हमने देखा, हम लोग पहले हमने लोगों ने फोटो देख रखे थे इसके, देखते हम लोगों को लगा। आपने कैसे पहचाना?
हम लोग ये पहले फोटो देख रहे थे तो हम लोगों को लगा कि विकास दुबे हो सकता है। संदिग्ध 1 से 2 घंटे हमने इंक्वायरी किया सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से। देखने के बाद हम लोगों ने फिर आपने क्या किया? हम लोगों ने पुलिस कस्टडी में लिया, हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया हम लोगों ने, ये चल रहा है। तो वहां पर मौजूद गार्ड अपनी तरफ से जानकारी देते हुए पूरे मामले के बारे में हम आपको एक एक कर दिखा रहे हैं पूरी। एक बार हिमांशु मैं आपके पास जाना चाहती हूं। देखिए हिमांशु, अब सवाल ये होगा कि 2017 में जो पूछताछ हुई थी उसको बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी और वो वीडियो हम लगातार दिखा भी रहे हैं। क्यों ना इस नेक्सस का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसी तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए एक बार फिर से शख्स से बातचीत हो, आप उसकी फिर जांच पड़ताल कर सकते हैं जिन जिनका ये नाम लेता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया उसी से समझ में आया, और इसका जो पूरा बैकग्राउंड था कि इसकी घुसपैठ कितनी अंदर तक थी, और जिस तरीके से ये जाकर के उज्जैन में ये अपना नाम बता करके वहां पर ये पकड़ा गया, उससे साफ है कि लगातार पुलिस इसे तलाशती रही, लेकिन ये वहां तक पहुंचा और उसके बाद सरेंडर किया उसने वहां पर, क्योंकि उसने अपना नाम बताया। हिमांशु, तो अब इसकी घुसपैठ कहां तक है? आप दोनों को आज मैं बीच बीच में टोकूंगी क्योंकि खबरें आ रही हैं लगातार, जल्दी से आपको सुना देते हैं। उज्जैन के कलेक्टर क्या कह रहे हैं, फिर आती हूं हिमांशु। सुनिए उज्जैन के कलेक्टर क्या कह रहे हैं। हमारे साथ उज्जैन जिले के कलेक्टर और मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री आशीष सिंह जी हैं। आइए उनसे बात करें, पूरा घटनाक्रम क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या है? देखिए, आज सुबह लगभग 8 बजे के आसपास, 7:50 के आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति जो है वो आया था दर्शन के लिए, और एक यहाँ पर जो दुकान है जिसको सुरेश करके एक शॉपकीपर है वो चलाते हैं, तो उनसे उन्होंने पूछा कि कहाँ पर मंदिर के दर्शन के लिए पर्चियाँ मिलती हैं, पर्चियाँ कहाँ पे काटी जाती हैं। तो उनको उसको देख के थोड़ा शक हुआ, और उन्होंने जो हमारी महाकाल मंदिर की सिक्योरिटी SIS सिक्योरिटी है उसके एक कर्मचारी हैं राहुल, उनको खबर करी कि इस प्रकार का संदिग्ध व्यक्ति जो फोटो चल रही है कई दिनों से उसको देख के प्रतीत हो रहा है। तो इन लोगों ने इसको ट्रैक करना चालू किया। उसने 250 रुपये की जो है पर्ची भी कटाई। तब तक इन लोगों को देख के थोड़ा यकीन हुआ कि वही है। फिर जब निर्गम द्वार पर जब वो बाहर लौट रहा था तो उससे पूछताछ करी गई। जब पूछताछ में उससे ID कार्ड मांगा गया तो उसने कोई ID कार्ड दूसरी दिखाई जो निश्चित रूप से उससे मेल नहीं खाती थी। उसके बाद वो हाथापाई करने लगा और तत्काल पुलिस को सूचना देकर उसको महाकाल मंदिर जो थाना है उसके द्वारा उसको तत्काल अरेस्ट कराया गया। अभी उसकी स्थिति क्या है, किस तरह से इंट्रोगेशन चल रहा है, क्या? देखिए, अभी अननोन लोकेशन पे ले जाकर पुलिस के द्वारा उससे इंट्रोगेशन जो है वो किया जा रहा है। हालांकि उसने स्वयं भी थाने पे जो है वो स्वीकारा था कि विकास दुबे है, और प्लस जो ट्रू कॉलर पे उसका मोबाइल नंबर है उससे भी विकास दुबे ही नाम दिख रहा था। तो निश्चित रूप से उसको पकड़ा जा चुका है और अननोन लोकेशन पे ले जाकर उससे पूछताछ अभी कराई जा रही है। प्रशासन का अगला कदम क्या होगा? इतने बड़े आरोपी को हमने पकड़ा है और यहाँ की सिक्योरिटी ने पकड़ा, तो अगला कदम क्या है? देखिए, ये निश्चित रूप से क्राइम से जुड़ा हुआ मामला है, और इसमें जो भी भोपाल स्तर पर मुख्यमंत्री जी या DGP साहब जो भी निर्णय करेंगे उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई करी जाए।